मैं हूं गरिमा। वेलकम टू मॉम्स फूड स्टूडियो। आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट जैम। वीडियो की शुरुआत करेंगे रेसिपी डेमोन्स्ट्रेट करने से, जिसमें मैं पहले बताऊंगी कि आपके टेस्ट के हिसाब से जैम को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है। द राइट वे ऑफ कुकिंग जैम, द टेक्निक टू बी यूज्ड टू गेट द राइट कंसिस्टेंसी ऑफ जैम, how to store the jam, and towards the end of the video I'll be demonstrating tips and tricks जिसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, जैसे जैम की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, सीजन के अकॉर्डिंग और अपने एरिया के अकॉर्डिंग क्या फ्रूट्स को चूज करके आप जैम बना सकते हैं। अब चूंकि आप अपनी मनपसंद फ्रूट यूज कर रहे हैं तो शुगर कंटेंट भी वेरी करेगा। उसके बाद एसिड रेगुलेटर की इंपॉर्टेंस जानेंगे और जानेंगे इंडस्ट्री वाइड यूज अ वेरी फेमस कंपोनेंट कॉल्ड पेक्टिन के बारे में और उसकी इंपॉर्टेंस जैम को बनाने में। एंड फाइनली हाउ टू स्टोर द जैम इन अ स्टेरिलाइज्ड बॉटल सो दैट इट्स शेल्फ लाइफ कैन बी इंक्रीज। तो शुरुआत करते हैं जैम बनाने की रेसिपी से। मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए आज हमने जो फ्रूट्स लिए हैं वो हैं हाफ कप पोमीग्रेनेट, 5 से 6 स्लाइसेस ऑरेंज की, इनको मैंने डीसीड करके पील कर लिया है, 1 कप स्ट्रॉबेरी, 2 बनानास, 1 एप्पल एंड 1 पेयर। शुरुआत करते हैं फ्रूट्स को चॉप करके जैम के लिए रेडी करने से। आई विल स्टार्ट विद एप्पल फर्स्ट। एप्पल को हम लोग डाइस कर लेंगे। इसकी स्किन को मैं पील आउट नहीं करूंगी क्योंकि उससे मेरे जैम में एक एक्स्ट्रा रेडनेस आएगी। पियर की स्किन मैं रिमूव कर दूंगी। और इन्हें भी डाइस कर लेंगे। सेम गोज फॉर द बनानास। स्ट्रॉबेरीज का भी ऊपर का पार्ट रिमूव कर दूंगी। हम लोग फ्रूट्स को प्रिपेयर करने के बाद उनकी प्यूरी बनाएंगे और उसको स्ट्रेन करके जैम बनाएंगे। जैम बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं। 1, आप फ्रूट्स को चॉप करके उसमें ही शुगर ऐड करके जैम प्रिपेयर कर लीजिए, तो उससे थोड़े बहुत फ्रूट्स के चंक्स हमारे मुंह में आते हैं। अगर आपको वो तरीका पसंद है तो आप इनकी प्यूरी ना बनाइए, सिर्फ आप पोमीग्रेनेट को ग्राइंड करके स्ट्रेन कर लीजिए, नहीं तो उसके बीज मुंह में आएंगे। अदरवाइज अगर आपको एक स्मूथ कंसिस्टेंसी का जैम चाहिए तो आप सारे फ्रूट्स को प्यूरी बनाकर उनको स्ट्रेन करके उनका जैम बना लीजिए। अब हमने ऑरेंजेस और पोमीग्रेनेट को तो ऑलरेडी रेडी कर लिया है, तो चलते हैं प्यूरी बनाने की तरफ। फ्रूट प्यूरी बनाने के लिए मैं अपने सारे चॉप फ्रूट्स को एक ब्लेंडिंग जार में डालकर मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट हम हमारी प्रिपेयर्ड प्यूरी को स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा सीड्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा फाइबर कंटेंट है फ्रूट्स का वो निकल जाए और हमारे जैम का टेक्सचर एकदम स्मूथ हो। जो रेसिड्यू सीड्स वगैरह छलनी से नहीं पास हो रही हैं, मैं उन्हें डिस्कार्ड कर दूंगी। अब हमें हमारी प्रिपेयर्ड प्यूरी को मेजर करना होगा क्योंकि जैम बनाने के लिए हमें फ्रूट प्यूरी के साथ शुगर चाहिए और शुगर की क्वांटिटी हमें जितनी भी फ्रूट प्यूरी बनी है उससे हाफ चाहिए। फ्रूट प्यूरी को मेजर करने के लिए मैं एक 300 ml के मेजरिंग जार का यूज कर रही हूँ। हमारी फ्रूट प्यूरी लगभग 600 ml के आसपास आई है, तो मैं उससे हाफ क्वांटिटी में 300 ग्राम की शुगर डाल रही हूँ। अब हम चीनी के साथ फ्रूट प्यूरी को पकाएंगे जब तक जैम नहीं बन जाता, तो मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी और मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। आप एक बात का ध्यान दीजिए, अगर आप फ्रूट प्यूरी की जगह फ्रूट क्यूब्स या डाइस्ड फ्रूट्स का यूज कर रहे हैं और उसमें वाटर लेवल उन फ्रूट्स में कम है, तो आप शुगर ऐड करने के बाद बिल्कुल धीमे फ्लेम पर पकाइए। अगर बहुत ज्यादा ड्राई लगता है मिक्सचर तो 2 चम्मच पानी का भी ऐड कर सकते हैं। पानी इसलिए ऐड करने की रिक्वायरमेंट होगी क्योंकि चीनी या फ्रूट्स जल सकते हैं और हमारा जैम टेस्ट में अच्छा नहीं बनेगा। चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे।
और कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि चीनी या प्यूरी नीचे से ना लगे। चीनी अच्छे से डिसॉल्व हो गई है। मैं मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यू करूंगी कुक करना अंटिल जैम थिक ना हो जाए। बीच बीच में साइड्स और बॉटम को स्क्रैप करते रहिए ताकि हमारा जैम साइड से या नीचे से चिपके नहीं या जले नहीं। ऑलमोस्ट आफ्टर 10 मिनट्स हमारे जैम ने थिक होना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक लगेगी और ये क्वांटिटी में भी रिड्यूस हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टेबल स्पून लेमन जूस। कर देंगे अच्छे से मिक्स और अगेन मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे। यहाँ पे एक चीज का और ध्यान दीजिए, कई बार हमारी चीनी में थोड़ी इम्प्योरिटीज होती हैं, तो इस स्टेज पर वो इम्प्योरिटीज ऊपर आती हुई दिखाई देंगी। इस टाइम पर आप किसी भी करछी से वो सारी इम्प्योरिटीज हटा लीजिए, नहीं तो वो अगर जैम में रह गई तो हमारी जैम की शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं हल्का हल्का सा स्कम फॉर्म होने लगा है, विच इज ओके। अगर ये इम्प्योरिटीज है तो ही हटाइए, स्कम अपने आप थोड़ी देर में डिसॉल्व हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब जैम थिक हो रहा है, ड्राई हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट इसमें से इवेपोरेट हो रहा है। और जब हमारा जैम रिड्यूस हो जाएगा तो ये बबल्स की क्वांटिटी भी बहुत कम हो जाएगी। जैम पकते हुए ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हाफ क्वांटिटी तक तो रिड्यूस हो गया है, पर अभी भी काफी पतला है। जैम लाइक कंसिस्टेंसी तो नहीं आई है, तो इसे पकने में थोड़ा और टाइम लगेगा। अब इस स्टेज पर बहुत ज्यादा बबल्स आ रहे हैं जो बाहर भी गिर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से चलाइएगा, आपका हाथ जलने के चांसेस हो सकते हैं। आप अगर चाहें तो लो फ्लेम पर भी इसको पका सकते हैं, लेकिन उससे पकने का टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा। जैम को पकते हुए ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो गए हैं। आप देख सकते हैं देखने में जैम काफी थिक लग रहा है, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से टेस्ट करते हैं कि हमारा जैम बना है या नहीं। उसके लिए मैं एक प्लेट लूंगी और कुछ बूंदे जैम की प्लेट में टपका लूंगी। नाउ अगर जैम हमारा इजीली स्लाइड कर रहा है, दैट मीन्स उसमें अभी भी काफी वाटर कंटेंट है, वो नहीं पका है और हमें उसे और पकाने की जरूरत पड़ेगी। आप देख सकते हैं हमारा जैम उतना इजीली नहीं स्लाइड कर रहा है, लेकिन स्टिल धीरे धीरे स्लाइड कर रहा है, तो मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे और पका लूंगी। दो मिनट और पकाने के बाद दोबारा से टेस्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं जैम हमारा काफी थिक हो गया है, प्लेट को हिलाने पर भी इजीली नहीं मूव कर रहा है। इस स्टेज पर मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और जैम को ठंडा होने के बाद एक स्टेरिलाइज ग्लास जार में ट्रांसफर करूंगी। यहाँ पे जब हमारा जैम थिक हो गया है और इस कंसिस्टेंसी तक पहुंच गया है, दैट मीन्स हमारा जैम 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर पक चुका है और वो सेट हो गया है। आपको ऐसे देखने से लग सकता है कि जैम की कंसिस्टेंसी अभी भी उतनी थिक नहीं हुई है जितनी बाजार वाले जैम की होती है। वो इसीलिए क्योंकि जैम को जब हम कंप्लीटली कूल डाउन कर देंगे तो ये और ज्यादा थिक हो जाएगा। नाउ सेकेंड थिंग, जैम को स्टोर कैसे किया जाए। जैम को स्टोर करने के लिए हमेशा एक स्टेरिलाइज ग्लास बॉटल या ग्लास कंटेनर का ही यूज कीजिए। स्टोरेज के लिए ग्लास जार को स्टेरिलाइज करने का प्रोसेस मैंने वीडियो के एंड में एक्स्ट्रा टिप्स एंड ट्रिक्स में कवर किया है, तो इस वीडियो को स्किप ना करके एंड तक पूरा देखिए। जैम को एक बॉटल में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने जैम को लगभग 20 मिनट्स के लिए ठंडा कर लिया है और ये ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर तक आ गया है। आप एक बात का ध्यान दीजिए कि जैम बिल्कुल ठंडा ना हो पाए। अगर जैम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो बॉटल में ट्रांसफर होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। आप देख सकते हैं जैम अब काफी थिक हो गया है।
हमने जैम बनाते हुए किसी भी आर्टिफिशियल कलर का नहीं यूज किया है। अगर आपको बहुत ब्राइट रेड कलर चाहिए जैसे बाजार के जैम का होता है, तो आप 1 to 2 ड्रॉप ऑफ रेड कलर का फूड कलर इसमें ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स द एंड जब जैम हमारा बन जाता है। हमारा जैम बनकर बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। तो ये थी मिक्स फ्रूट जैम बनाने की रेसिपी। नाउ लेट्स मूव अहेड टू आवर नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो व्हिच इज नोइंग द हिस्ट्री ऑफ द जैम। हिस्ट्री जानने के लिए जानते हैं जैम होता क्या है। बेसिकली हम लोग जो फ्रूट्स को शुगर सिरप में हाई टेम्परेचर पे कुक करते हैं और ठंडा करके स्टोर करते हैं, दैट मीन्स हम लोग फ्रूट की लाइफ को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम उसे ज्यादा लंबे टाइम तक कंज्यूम कर सके। ये प्रिजर्वेशन टेक्निक आज के जमाने की नहीं है। इट डेट्स बैक टू स्टोन एज। स्टोन एज में भी इंसान फ्रूट या फूड को प्रिजर्व करते थे ताकि जब स्कैरसिटी हो फूड की तो वो अपना प्रिजर्व किया गया खाने को यूज कर सके। Then the next recorded instance of making a jam मिलता है हमें एक किताब में जिसका नाम है The Art of Cooking। इसमें मेंशन है कि 4th century ancient Rome में हनी में एक क्विंस नामक फ्रूट को पकाया जाता था और उसे खाने के बाद एज अ डेजर्ट खाया जाता था। 1785 में नेपोलियन बोनापार्ट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अपने सोल्जर्स के लिए ज्यादा लंबे समय तक फूड को कैसे प्रोवाइड किया जाए या स्टोर्ड फूड को अच्छा कैसे रखा जाए। तो इसका सलूशन निकालने के लिए उन्होंने एक रिवॉर्ड की अनाउंसमेंट कर दी कि जो भी फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक को लेकर आएगा उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा। इसका सलूशन प्रोवाइड किया निकोलस एपार्ट ने, जिनको आज हम फादर ऑफ केनिंग के नाम से जानते हैं। उन्होंने फूड या फ्रूट को शुगर सिरप में हाई टेम्परेचर तक पकाया और उसको ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर किया, जिससे फूड की शेल्फ लाइफ बढ़ गई और यही तरीका हम अब जैम बनाने में यूज करते हैं। Now let's move on to the next part of the video which is covering the tips and tricks to make a perfect jam. To start with, फ्रूट का सिलेक्शन कैसे करना है। वैसे तो आप जैम बनाने के लिए कोई भी फ्रूट्स का यूज कर सकते हैं, पर जैम का स्पेशली मिक्स फ्रूट जैम का बेस्ट टेस्ट आता है जब हम सावर या खट्टे और मीठे फ्रूट के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं। मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए फ्रूट सिलेक्शन में एक और कंपोनेंट है जो बहुत हेल्प करता है, उसका नाम है पेक्टिन। पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन एक नेचुरल फाइबर है जो फ्रूट्स में नेचुरली पाया जाता है। ये एक नेचुरल थिकनिंग एजेंट की तरह आप समझ सकते हैं, जिसकी वजह से जैम स्टेबलाइज होता है या जैम अपनी एक जैम लाइक कंसिस्टेंसी तक आता है। तो जब भी आप मिक्स फ्रूट जैम बनाने के लिए फ्रूट्स को सिलेक्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे फ्रूट्स डेफिनेटली ऐड कीजिए जिनका पेक्टिन कंटेंट हाई है। तो पेक्टिन कंटेंट हाई होता है एप्पल में, पेयर में, सिट्रस फ्रूट्स जैसे ऑरेंज हो गए, या उसके अलावा प्लम और एप्रिकॉट्स में। तो इनको आप अपने जैम में जरूर शामिल कीजिए। हाई पेक्टिन कंटेंट फ्रूट को जैम में शामिल करने से जैम का कुकिंग टाइम भी थोड़ा सा कम हो जाता है, अदरवाइज हमें बहुत देर तक जैम को पकाना पड़ता है ताकि उसमें पेक्टिन एक्टिवेट हो सके। और दूसरी चीज, जब भी आप फ्रूट को सिलेक्ट करें तो कोशिश करके या तो राइप या फिर अ लिटिल लेस देन राइप फ्रूट्स को ही पिक कीजिए, क्योंकि अगर ओवर राइप फ्रूट्स पिक किए तो उनका नेचुरली पेक्टिन कंटेंट थोड़ा कम होता है, जिस वजह से जैम को बनने में ज्यादा टाइम लग सकता है या थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है। पेक्टिन को एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक मीडियम या पीएच लेवल अबाउट 2 to 3 की जरूरत होती है। तो इसलिए हम जब भी जैम बना रहे होते हैं तो हम एडिशनली लेमन जूस या सिट्रिक एसिड डालते हैं ताकि एक एसिडिक बेस बना रहे और हमारा पेक्टिन एक्टिवेट हो सके। इसी तरह से अगर हम सिर्फ सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंज हो गया उसका जैम बनाते हैं तो हमें एडिशनली लेमन जूस या सिट्रिक एसिड डालने की नहीं जरूरत पड़ती, क्योंकि सिट्रस फ्रूट्स में पेक्टिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और एसिड लेवल भी ज्यादा होता है, तो पेक्टिन अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, शुगर। शुगर कितनी डालनी चाहिए? आइडियली हम लोग जैम में जितना भी जैम का क्वांटिटी है, जितने भी हमारे फ्रूट की क्वांटिटी है, यो फ्रूट प्यूरी की क्वांटिटी है, उससे 30% से 70% तक शुगर ऐड कर सकते हैं। नाउ
डिपेंडिंग ऑन योर फ्रूट सिलेक्शन, अगर आपने अपने जैम बनाने में ज्यादा स्वीट फ्रूट्स यूज किए हैं जैसे मैंगो, चीकू, ये बहुत स्वीट होते हैं, तो आप सिर्फ 30 से 40% शुगर ही यूज कीजिए। आज हमने मिक्स फ्रूट जैम बनाया है जिसमें मैंने कॉम्बिनेशन में स्वीट और सावर फ्रूट यूज किए थे, तो मैंने 50% शुगर यूज की है। और अगर आप जैसे सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं या कुछ बहुत खट्टे फ्रूट्स का जैम बना रहे हैं, तो आप 60 से 70% शुगर का भी यूज कर सकते हैं। द थर्ड, एडिंग द एसिड। आज हमने जैम बनाते हुए एसिड में लेमन जूस को ऐड किया है। लेमन एक सिट्रस फ्रूट है और उसका पेक्टिन कंटेंट काफी हाई होता है, तो जब भी हम जैम बना रहे होते हैं हम हमारे फ्रूट्स को या फ्रूट प्यूरी को शुगर के साथ मिक्स करते हैं, जिस वजह से एसिडिटी कम हो जाती है और लेमन जूस उसी एसिडिटी को रिस्टोर करने में हेल्प करता है, जिस वजह से पेक्टिन काफी जल्दी एक्टिवेट हो जाता है। नाउ द पॉइंट इज एसिड को कितना ऐड करना चाहिए। आज हमने जैम बनाते हुए क्योंकि हमने हाई क्वांटिटी ऑफ पेक्टिन फ्रूट्स लिए थे एंड लो क्वांटिटी ऑफ पेक्टिन फ्रूट्स लिए थे, तो मैंने हाफ टेबल स्पून ऐड किया था। पर अगर आप लो कंटेंट पेक्टिन फ्रूट्स लेते हैं, जैसे सिर्फ स्ट्रॉबेरी जैम बना रहे हैं, तो आप इतनी ही क्वांटिटी के लिए 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस को आप रिप्लेस कर सकते हैं 1/4 टीस्पून ऑफ सिट्रिक एसिड से, पर ये डेफिनेटली ऐड कीजिएगा, अदरवाइज कई बार हमारा पेक्टिन कंटेंट इतना कम हो जाता है कि हम पकाते रह जाते हैं जैम को और वो सेट ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट, जब हमारा फ्रूट प्यूरी, शुगर और हमने जब लेमन जूस उसमें मिला दिया है और वो पक रहा है और पकते पकते वो 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पहुंच जाता है, तो जूसेस का एसिड और पेक्टिन रिएक्ट करते हैं शुगर के साथ, जिसकी वजह से 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। द फर्स्ट, क्योंकि हमने जैम बनाते हुए शुगर की काफी मात्रा ली थी, तो चीनी जब पक जाती है तो नेचुरली जितने भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं उनको किल कर देती है, जिस वजह से वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह ऐड करती है और हमारे जैम की शेल्फ लाइफ को भी बढ़ाती है। और दूसरा, इस टेम्परेचर पर पेक्टिन एक्टिवेट हो जाता है और वो हमारे जैम को सॉलिडिफाई करके सेट कर देता है। अब जब हमारा जैम बन चुका है, बात करते हैं इसको स्टोर कैसे किया जाए ताकि हमें इसकी मैक्सिमम शेल्फ लाइफ मिल सके। उसके लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ द जार दैट यू आर यूजिंग। आप हमेशा ग्लास का ही कंटेनर यूज कीजिए और उसको स्टेरिलाइज करने के लिए एक भगोनी में पानी उबाल लीजिए और उसके बाद ग्लास जार को उसमें डिप करके गैस को सिमर करके कंटेनर को कवर करके एटलीस्ट 5 से 6 मिनट्स तक पका लीजिए। उनका जो भी ढक्कन अगर रबर या स्टील का है तो उसे अलग से गर्म पानी में 2 से 3 मिनट तक डुबा के रख दीजिए। यहाँ पे उसको हमें पकाना नहीं है। जब हमारे कंटेनर्स बॉईल हो जाएं, तो उन्हें साफ हाथों से बाहर की तरफ से पकड़ते हुए कंटेनर को निकाल के एक क्लीन ड्राई किचन टॉवल पर उल्टा करके सुखाइए। कभी भी आपको उन्हें एक सूखे कपड़े से वाइप नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस खराब हो जाएगा और हमारे कंटेनर में जर्म्स या माइक्रोब्स आ सकते हैं। हमेशा अपने कंटेनर्स को ऑटोमेटिकली ड्राई होने का टाइम दीजिए और जैम बनाने से जस्ट पहले आप अपने कंटेनर्स को स्टेरिलाइज कीजिए। इन स्टेरिलाइज कंटेनर्स में आप अपने जैम को स्टोर कर सकते हैं फॉर अबाउट 6 मंथ इन अ रेफ्रिजरेटर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, बाजार में बहुत इजीली जैम मिल जाता है, तो हम वो ही क्यों नहीं कंज्यूम कर सकते। क्योंकि बाजार का जैम हम जब भी कंज्यूम करते हैं तो हम एक बहुत अधिक मात्रा में खा रहे होते हैं स्टेबलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलर्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, एसिड रेगुलेटर्स और न जाने क्या क्या, जिनमें से एक भी आर्टिफिशियल चीज आज हमने जैम बनाते हुए नहीं डाली है। And in spite of this fact, we still have a shelf life of about 6 months for our jam. So this was everything you must know before making a jam. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, then don't forget to click onto the like button and don't forget to click onto the subscribe button as well. तो फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ। Till then, thank you, stay healthy and bye.